हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लव हैकर एपिसोड नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको लव हैकर कहानी कैसे लग रही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। और कहानी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी कहानी को ज़रूर प्यार करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लव हैकर एपिसोड नंबर 3। लगभग 30 मिनट में वो लोग मेहता मैंसन से बाहर आ चुके थे। कार्तिक ने गाड़ी रोकी और आरोही की तरफ देखा। आरोही की आंखें अभी भी नम थी। तभी कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही पोलाइट तरीके से कहा, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, पर बी स्ट्रोंग, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मैं हूँ। मैं इतना जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर कभी नहीं जाता हूँ। आप हमेशा मुझ पर भरोसा भी कर सकती हैं। कुछ भी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ आपकी मदद के लिए। भाभी बनो या ना बनो, लेकिन दोस्त तो मैं आपका हमेशा रहूंगा। लेकिन आरोही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो गाड़ी से उतरकर मेहता मैंसन के एंट्री गेट की तरफ चलने लगी। घबराहट से उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि सबको कैसे बताए उस बात के बारे में। वही जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसको उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। अभी आरोही पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कॉल भी किया था, कह रही थी कि अभी आ रही है। सानवी, तुम कॉल करके पूछो कहाँ गई है। वो इतने गैर जिम्मेदार तो कभी नहीं थी। तभी सानवी की नज़र उदास चेहरे के साथ चल रही आरोही पर पड़ गई। सानवी के हाथ में अपनी मेहंदी के फंक्शंस में एक ड्रेस थी, जिसे वो अपने रूम में लेकर जा रही थी। उसने आरोही को देखते ही अपनी माँ को आवाज लगाई, मम्मा, ये रही आपकी आरोही। आप तो खामखा ही चिंता कर रही थी। इसके बाद उसने हंसते हुए आरोही की तरफ देखते हुए कहा, हमारी मम्मा को न पैनिक अटैक शुरू हो गए हैं आरोही। हर छोटी छोटी बात को लेकर घबरा जाती है। तभी पीछे से उनकी माँ शबनम की आवाज आई, कहाँ है आरोही। उसकी आवाज सुनते ही आरोही सानवी को इग्नोर करते हुए अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ गई। वहीं जैसे ही शबनम आरोही को देखती है, उसको बुरी तरह से डांटना शुरू कर देती है। उसने आरोही को डांटते हुए कहा, आरोही कहाँ रह गई थी तुम। ऐसे भी कोई करता है क्या, इतना गैर जिम्मेदारी हरकत। गई थी तो कम से कम घर पर बताकर तो जाती। लेकिन आरोही उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो घूम गई और अपना बैग एक तरफ रखी। बैग रखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। तभी शबनम ने आगे बढ़ते हुए कहा, आरोही, क्या हुआ है, मेरी बात का जवाब तो दे। उनकी बात सुनते ही आरोही एकदम खुद को संभालते हुए पीछे मुड़ी और अपनी माँ की तरफ चल दी। उसने तेजी से अपने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उनको पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोली, मॉम, मेरी बात सुनिए। शबनम ने थोड़ा ध्यान से हैरान होते हुए पूछा, आरोही, क्या हुआ बेटा, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। शबनम ने आरोही की आंखों में भरी हुई नमी को महसूस कर लिया था। वो उसके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि जरूर कुछ तो हुआ है। उसने चिंता करते हुए एक बार और पूछा, बताओ आरोही, क्या बात है, तुम इतनी ऐसे हैरान और परेशान क्यों हो। एक माँ को बिना कहे ही महसूस हो जाता है कि उसके बच्चे के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। वैसे ही शबनम का दिल उसको कह रहा था कि जरूर कुछ गलत होने वाला था। तभी आरोही ने थोड़ा अपने आप को संभालते हुए कहा, माँ, राघव ने शादी से इनकार कर दिया है माँ। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से उसके पापा भी लिविंग रूम में आ चुके थे। उन्होंने भी अपने बेटे की बात सुन ली। उनको एक कदम अपने बेटे की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो अभी के अभी राघव को मार देना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने अपने बेटे की पूरी बात सुनने का फैसला लिया। वहीं शबनम ने थोड़ा गुस्से भरी आवाज में शौक होते हुए कहा, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या पागल हो गई हो। तुम ऐसा मजाक करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो आरोही। तभी आरोही ने अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए कहा, मॉम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। राघव ने शादी से इनकार कर दिया है मॉम। इस बार दशरथ को भी पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है। वो तुरंत गुस्से में आ गई। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ऐसे कैसे इनकार कर दिया उसने।
मैं अभी जाता हूँ और पूछता हूँ, ऐसे कैसे नहीं करेगा वो शादी। खेल बनाकर रखा हुआ है रिश्तों को, मैं उसकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए दशरथ बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन आरोही भागते हुए उनके पास गई और उनको संभालने की कोशिश करने लगी। उसने उनको शांत करते हुए सोफे पर बैठा दिया। वहीं शबनम को अपनी छाती में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा था। उसने तुरंत अपने हाथ छाती अपनी पर रख लिए और शबनम एक हार्ट पेशेंट थी, इसलिए उसको कोई भी ऐसे सदमे वाली बात हजम नहीं होती थी। आरोही तेजी से भागकर शबनम को अपनी हाथ में और अपनी इंस्टेंट असर देने वाली दवा दी थी, जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। उसने अपनी माँ को संभाला ही था तो उसके पापा भी सदमे में आ गए थे। दशरथ ने गुस्से में पूछा, किसने कही है बात तुमसे आरोही? आरोही ने उनको शांत करने के लिए पानी पिलाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, ये खुद राघव ने मुझसे कहा है। इसी समय उधर कार्तिक भी अपने घर पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी माँ और बहन दोनों लिविंग रूम में बैठी शाम के लिए गिफ्ट्स पैक कर रही थी। तभी कार्तिक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, राघव भाई कहाँ हैं? उसकी माँ ने थोड़ा कंफ्यूजन भरे स्वर में कहा, राघव तो वो शायद अपने ऑफिस में गया है या फिर कहीं और। सुबह मुझसे कहकर निकला था कि कोई जरूरी काम के लिए जा रहा है, कुछ देर में ही आ जाएगा। एक साइड सोफे पर बैठा शादी के खर्चों का वो हिसाब किताब बना रहा था। वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगा और अपने घर के हेड की हैसियत से बोला, अरे भाई, तुमने उसको जाने ही क्यों दिया? तभी कार्तिक ने निराशा भरी आवाज में कहा, आपको पता भी क्या है, आरोही को उसने शादी के लिए मना कर दिया है। उसकी बात सुनकर प्रकाश ने हैरान होते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो कार्तिक? कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, पापा मैं तो होश में हूं। तभी दिव्यानी ने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक, मुझे हर समय ये मस्खरापन बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बात मजाक में करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आंखें गुस्से से भर गई और वो कार्तिक को गुस्से से घूर रही थी। कार्तिक ने उन्हें समझाते हुए कहा, मोम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। उस लड़की को वहां रेस्टोरेंट से बाहर छोड़कर वो वहां से चला गया। वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी वहां पर राघव भी आ गया था। कार्तिक की नजर उस पर पड़ गई थी। कार्तिक ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये लीजिए, अब तो वो खुद आ गए हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद वो राघव से बोला, भाई, बताइए ना आपने क्या किया है। बताइए ना कि आपने आरोही को रोता हुआ छोड़कर वहां से आप चले गए और पता नहीं क्या क्या। आप सब कुछ बता क्यों नहीं देते? राघव उसकी बात सुनते ही उसे नफरत से घूर कर देखता, अपना हाथ मसलते हुए वहां आकर खड़ा हो गया और कार्तिक की तरफ घूरने लगा। वहीं कार्तिक ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, मेरे ख्याल से वो लड़की झूठ तो नहीं बोल रही होगी। मेरा और उसका मजाक उस लेवल तक तो नहीं है। ये कहते हुए उसने वापस राघव की तरफ घूमकर देखा, जो अभी अभी उसको नीची नजरों से देख रहा था। कार्तिक ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा, बताइए ना, आप क्या कहकर आए हैं आरोही से? क्या आप उससे शादी नहीं करना चाहते? वो आपको पसंद नहीं है? इससे पहले कि राघव कुछ कहता, प्रकाश ने उससे पूछा, राघव, ये क्या बकवास कर रहा है? क्या ये बात सच है? तभी राघव ने एरोगेंटली प्रकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं आरोही से शादी नहीं करना चाहता। प्रकाश ने चौंकते हुए कहा, क्या? ये क्या बेहुदी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम होश में भी हो? राघव इस बार और पोलाइट होते हुए बोला, पापा, मैं आपसे माफी मांगता हूं पापा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे आरोही से शादी नहीं करनी है। तभी दिव्यानी ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, राघव बेटा, शादी की सभी तैयारियां हो गई है, मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं और आज उसको मेहंदी लगने वाली है। तुम ऐसे कैसे शादी से इनकार कर सकते हो? उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए थे। उसके बाद सुनकर राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, मॉम,
इस इमोशनल प्रेशर में आकर तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसकी इस बात पर प्रकाश ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, अरे, तो क्या बुराई है उस लड़की में? अब तक तो तुम उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, अब एकदम क्या हो गया है तुम्हें? करेक्टर की भी अच्छी लड़की है, फिर सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उस लड़की के बारे में? आखिर क्या बुराई है उसमें? राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे नहीं, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ पापा। उसका नाम लावण्या त्रिपाठी है। उसके मुंह से लावण्या का नाम सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। तभी दिव्यानी ने आगे आते हुए पूछा, ये लावण्या कौन है? राघव ने तुरंत उसके बात का जवाब देते हुए कहा, माँ, ये मेरी कंपनी की ओनर है, त्रिपाठी ग्रुप ऑफ कंपनीज की एम्पायर के चेयरमैन काशीनाथ त्रिपाठी की इकलौती बेटी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मेरा साथ ही दोगे। उसकी यह बात किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। सभी समझ रहे थे कि वो लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा है। तभी प्रकाश ने उसको एक बार और समझाने की कोशिश करते हुए कहा, राघव बेटा, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, यहाँ जवाब दे देते हैं, वहां शादी करते हैं, और वैसे भी एक बेटे का बाप हूं, क्या जवाब दूंगा लोगों को? लेकिन राघव ने अपनी जिद पर अड़े हुए कहा, पापा, अब मैं फैसला कर चुका हूं, और वैसे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरे इस फैसले से हम सबकी भलाई ही है। ये कहने के बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया। वहीं दिव्यानी अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि उसके कार्तिक ने संभाल लिया, उसको सोफे पर बैठा दिया। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे, कैसे वो राघव की शादी के लिए राघव को मनाए। प्रकाश का भी चेहरा गुस्से से लाल होता ही जा रहा था। कार्तिक ने दोनों शांत कराने की कोशिश की, दोनों को पीने के लिए पानी लेकर आया और उसने प्रकाश के सामने अपना गिलास करते हुए कहा, पापा, पानी पी लीजिए, बैठकर बात कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। लेकिन प्रकाश बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। अब मैं दशरथ से कैसे नजरें मिलाऊंगा? इसे बता देना दिव्यानी, अगर इसकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आरोही से होगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसके गुस्सा पसीना आने लगा था। अपनी बात पूरी करने के बाद दशरथ राघव से बात करने के लिए उसके कमरे में चला गया। कार्तिक उसके पीछे पीछे उसका गुस्सा शांत करवाने के लिए चल पड़ा था। कार्तिक ने उसको शांत करने के लिए कहा, पापा, आप थोड़ी अभी थोड़ा शांत हो जाइए, मम्मी को भाई से बात करने दीजिए ना, क्या पता उनके कहने से वो मान जाए। प्रकाश ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ को करने दो उससे बात, मेहंदी की रस्म के लिए तैयारी कर दे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद प्रकाश अपने कमरे में चला गया। वहीं उधर दिव्यानी पहले से ही राघव को समझाने के लिए चली गई थी। उसने राघव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, राघव बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो सोचो बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, कितने परेशान हो गए। देखो, मैंने तुमसे पूछकर ये शादी तय की थी, तुम्हारी पसंद की थी, तभी तो शादी आरोही से तुम पसंद भी करते थे। अब तुम मौके पर कैसे मुकर सकते हो? कैसे कह सकते हो बेटा? सारी बदनामी होगी हमारे खानदान, हम किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे? उनका तो देखो, वो बेटी वाले हैं, उनकी लड़की पर लोग कितनी उंगलियां उठाएंगे। प्लीज बेटा, ऐसे मत करो। लेकिन राघव उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मॉम, अब मैं फैसला कर चुका हूं। अब लोगों के लिए खौफ से और किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। उसकी बात सुनकर दिव्यानी की भी भौहें तन गई। उसने एक बार और उसको समझाने की कोशिश की और कहा, राघव, तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, तुम उनको तो सोचो, मेरा तो सोचो ना बेटा। मैं तो बहुत ख्वार हो जाऊंगी, मैं किस तरह से लोगों का सामना करूंगी। लेकिन राघव ने फिर भी नहीं सुनी। तभी दिव्यानी ने आगे कहा, बेटा, तुम एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो, इस फैसले को बदल दो,
यह फैसला किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन राघव लगातार ना में सिर हिलाते हुए जा रहा था। उसने फिर कहा, मोम देखो, मैं आपसे और पापा से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा। आप कहो तो मैं दशरथ अंकल से भी माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मैं आरोही से अब शादी नहीं कर सकता। मैं लावण्य त्रिपाठी से शादी करूंगा। मैं वहां जबान दे चुका हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। अब दिव्यानी के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर राघव को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों पर तो अभी भी पैसे की पट्टी बंधी हुई थी, और उसने अभी पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं नीचे रोशनी और कार्तिक खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी रोशनी ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं तो आरोही के घर वालों को कभी फेस नहीं कर सकती कार्तिक। राघव भैया ने तो शर्मिंदा कर दिया हम लोगों को। वह इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अपने कमरे से निकलकर प्रकाश भी वहां आ गया। अपने चेहरे पर गंभीरता लाए हुए उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसने एक नया पजामा कुर्ता पहना था, बहुत ही सीधे ढंग से तैयार हुआ था। रोशनी और कार्तिक उसको देखते ही चुप हो गए। तभी प्रकाश ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें रस्म के लिए मेहंदी लेकर दशरथ के घर जाना है। तभी रोशनी ने सिर हिलाते हुए जवाब देते हुए कहा, पापा हम तैयार होकर क्या करेंगे? भैया ने तो शादी से मना कर दिया। प्रकाश ने गुस्से में कहा, उसकी ऐसी कैसी हिम्मत हो सकती है? लेकिन रोशनी को ने उसको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पापा अभी मम्मी आएंगी तो बताएंगे उन्होंने भाई से क्या बात की। क्या उन्होंने भाई को मना लिया है? लेकिन प्रकाश ने गुस्से में कहा, मम्मी ने बात कर ली, अब मैं करूंगा। खेल तमाशा बनाकर रखती है रिश्तों और शादियों को। नीचे बुलाओ उसको। ये कहते वो जोर जोर से राघव को बुलाने लगा। राघव, राघव नीचे आ। रोशनी उनका गुस्सा देखकर राघव को बुलाने के लिए भाग गई। वह राघव और दिव्यानी दोनों को बुलाकर नीचे लेकर आई। जैसे वो दोनों नीचे आए, प्रकाश ने दिव्यानी से पूछा, समझाया तूने उसे? इससे पहले कि दिव्या ने उसकी बात का कोई जवाब दे दी, राघव आगे आते हुए बोला, पापा मुझे पता है आपसे क्या बात करनी है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप खामखा में इमोशनल हो रहे हैं। यह कहते हुए उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाते हुए आगे कहा, खुशकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और मैं दरवाजा न खोलूं। जिंदगी में ऐसा मौका एक बार आता है पापा, बार बार नहीं। उसकी आंखों में लालच भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी बातें और आंखों में बीच में लालच को प्रकाश ने तुरंत भांपते हुए कहा, साफ साफ कहो कि उस अमीर जादी की दौलत देखकर तुम्हें लालच आ गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से निकाल दी थी। अपने बेटे की ऐसी लालची बातें सुनकर उसका दिल दुख रहा था। लेकिन राघव के बिना शर्म के जवाब देते हुए फिर बोला, पापा अब आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन जिंदगी मुझे आगे बढ़ने और तरक्की करने का मौका दे रही है और मैं ये मौका अब गंवाना नहीं चाहता हूं। प्रकाश ने उसे गुस्से में कहा, लानत है राघव तुम्हारी इस घटिया सोच पर। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसी बातें करेगा। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने संस्कारों पर। देखो मैंने पूरी जिंदगी उसूलों की बात की, ईमानदारी से कमाया, और फिर भी मेरी औलाद ऐसे निकली। प्रकाश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। राघव ने बीच में बोलते हुए कहा, पापा मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपकी तरह पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफ में नहीं गुजारना चाहता। प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने क्या हासिल कर लिया इस प्रिंसिपल पर चलकर? सारा महीना सैलरी का वेट, गिन गिन कर पैसों का खर्च, अपनी पूरी जिंदगी से आप मुश्किल से तो बैंकों से लोन लेकर ये घर बना पाए हैं। उसकी बात सुनकर सभी के सभी लोग दंग रह गए थे। प्रकाश की तो लगभग आंखें नम हो गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वो अपने जिस बेटे को सबसे लायक समझता था, आज उसको वही नीचा दिखा रहा था। उसने उदास स्वर में कहा, आप
तुम अपने बाप को एक मामूली सा मिडिल क्लास कह रहे हो? लेकिन राघव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ वो बताया जो सच्चाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे इस फैसले के साथ मेरा साथ दें। क्योंकि ऑनेस्टली इस शादी में सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सभी का भी फायदा है। हम सबका स्टेटस बदल जाएगा। प्रकाश उसकी बात सुनकर अंदर से टूट गया था। उसका दिल चकनाचूर हो गया था। उसने लगभग रोते हुए कहा, मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी कि राघव ऐसा निकलेगा। तुमने बहुत निराश किया है मुझे। बाकी सभी भी राघव को हैरानी से देख रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका आइडियल भाई आज इतनी गिरी हुई बातें करेगा। पैसों के लालच पर अपने प्यार को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तभी प्रकाश ने भारी मन से राघव से पूछा, राघव, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? और ये कहते हुए वो राघव की बात का इंतजार करने लगे। राघव ने अपनी बात दोबारा से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रकाश ने उसको घूरते हुए कहा, ठीक है, तो अब मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। अगर तुम आरोही से शादी नहीं करोगे तो इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारा हम सबसे रिश्ता इसी समय खत्म हो जाएगा। तभी दिव्यानी ने उनको बीच में समझाने की कोशिश करते हुए कहा, प्रकाश मेरी बात तो सुनिए, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? लेकिन प्रकाश ने थोड़ा और गुस्से में कहा, चुप करो दिव्यानी, तुम मुझे बात करने दो। इसके और बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। राघव ने उनको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा आप बिना वजह ही ओवर इमोशनल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं दशरथ अंकल से जाकर माफी मांग लेता हूं। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन प्रकाश ने तड़पते हुए कहा, अभी अपना फैसला सुनाओ, ऊंचा स्टेटस या फिर हम सब, ये तुम्हारे ऊपर है। प्रकाश अपने उसूलों का पक्का था। राघव ने धीरे से कहा, पापा आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हैं। मुझे इस घर से निकालकर आपको क्या मिलेगा? आपकी सैलरी में तो एक महीने की ग्रोसरी भी नहीं आती। कार्तिक कुछ काम नहीं करता। मुझे इस घर से निकालोगे तो घर का कर्जा कैसे चलेगा? लेकिन प्रकाश ने उसकी बात पर कोई असर नहीं किया। उसने सीधे उसी बात पर आते हुए कहा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम इस घर से जा भी सकते हो। और वैसे भी ये छोटा सा घर तुम्हारी शान से बहुत कम है। उसकी बात सुनकर राघव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ठीक है पापा, अगर आपकी इच्छा यही है तो ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। आप मुझे निकाल रहे हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपने मुझे घर से निकालकर गलती की तो कभी भी मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो घर के बाहर की तरफ जाने लगा। तभी दिव्या ने उसको रोकने के लिए पीछे दौड़ी। राघव, राघव बेटा रुक जाओ, ये कहते वो जल्दी से उसकी बाह पकड़ ली। लेकिन राघव अपनी माँ का हाथ झटक देता है। उसने धीरे से कहा, मॉम, अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ इस घर में। आज पापा को वो लड़की मुझसे ज्यादा हो गई है। वहीं इस समय उधर मेहता मैंसन में आरोही अभी भी अपने मम्मी पापा को संभाल रही थी। उसके दोनों बहनें भी उनके पास खड़ी थी और उन दोनों के आंखों में भी आंसू आए हुए थे। आरोही के लिए सभी को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी दशरथ ने अपना फोन निकाला और इस बात का जवाब मांगने के लिए प्रकाश को फोन मिला दिया। लेकिन उसने एक बार, दो बार, तीन बार, पता नहीं कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। इधर प्रकाश ने जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया था, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने बचपन के दोस्त से बात करने से भी डर रहा था। वहीं दशरथ के मिलाने पर जब प्रकाश का फोन नहीं लगा तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपने कमरे में गया और अपनी गन निकाल ली। कपूर परिवार के विला के और जाने के लिए तैयार हो गया। आरोही ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आरोही के साथ साथ बाकी सभी भी दशरथ को रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सभी दशरथ के गुस्से को जानते थे। लेकिन उसके साथ जबरदस्ती करने से दशरथ जैसे मेहता मैंसन के एंट्री गेट के बाहर निकला तो उसने देखा कि एक गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुक गई थी।
वो गाड़ी को देखकर ही समझ गया था कि यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि प्रकाश कपूर की ही होगी। प्रकाश अपने परिवार के साथ उनके घर पर आ ही गया था। उसने आते ही दशरथ के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे मालूम है कि तुम बहुत गुस्से में है, लेकिन मेरा विश्वास कर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं या फिर मेरा परिवार राघव इस फैसले के साथ नहीं। बाकी तू जो सजा देना चाहता है मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का गुनहगार हूं। लेकिन दशरथ उसकी कनपटी पर अपनी पिस्तौल तान दिया और अपनी उंगली ट्रिगर की तरफ बढ़ा दी। क्या होगा अब आगे? क्या दशरथ गोली मार देगा? क्या होगा इस कहानी का आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और जिसने अभी तक हमारी दूसरी कहानी सीक्रेट घर जमाई, जो इसके बाद आती है 7 बजे, और एक सुबह 8:15 बजे जो हमारी कहानी आती है सुपर वुमन मानवी, नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर चैनल पर देख लीजिएगा।